गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सब एकदम बढ़िया। हाँ जी। तो उम्मीद है सभी साथी जिस उम्मीद के साथ आज क्लास में उपस्थित हैं उन्हें पॉलिटी का वो डर खत्म हो जाएगा आज के इस सेशन से। हमारा ये सेशन हमेशा से खास रहा है। खास के पीछे पर्पस रहा है कि हम इस जब सेशन को लेके आते हैं तो इसके पीछे केवल एक छोटा सा इशू होता है कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं डे वन से इंडियन पॉलिटी। और डे वन से जब इंडियन पॉलिटी की बात आए तो हमारा ये सेशन काफी ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक बात एक सिखाते हैं और वो ये है कि पॉलिटी को पढ़ना कहाँ से शुरू करें। और जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको शुरुआती बफर आ गया। बफर आ गया, रुकिए मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। अच्छा हूँ, बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि घर में आए हैं, है ना, अपने परिवार के सदस्यों के बीच हैं। ऐसी फीलिंग आती है जब मैं एसएससी के विद्यार्थियों के बीच होता हूँ और उनको पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत ही शानदार शानदार सी फीलिंग आ रही होती है ना। एक मिनट एक मिनट। अपना जो सुबह वाला शो है ना, उसके साथ कुछ इशू हो गया। डीएनए शब्द पकड़ा गया। उस चक्कर में अभी क्लास जो है वो भी आपने देखा होगा तो वो हो रखी है, प्राइवेट हो रखी है। हाँ, वो सुबह वाला वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। क्या करें आप, उसकी जगह क्या नाम रखें आप ये बताओ। डीएनए तो चल नहीं पाएगा, आरएनए ले आए। आरएनए भाई अंकित अवस्थी। कॉपीराइट लग गया। आरएनए सही है ना, डीएनए उनका, आरएनए अपना। अभी इसी चक्कर में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्लास को शाम को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, वो सही दिख नहीं रहा है। रियल न्यूज एंड एनालिसिस, है ना, ये सही है ना। ये हो गया यार। तो अभी आरएनए करते हैं, डीएनए जो है वो चेंज हो चुका है। हाँ, आज अपना वीडियो आज दिख ही नहीं रहा, आपने देखा हो तो, नोटिस किया हो तो। हाँ, बेटा एक विद्यार्थी बहुत देर से पूछ रहे हैं इंटरव्यू कैसा हुआ। बेटा कोरोना की भेंट चढ़ गया, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, सब पोस्टपोन हो गए। हाँ, प्राची ने भी बहुत ढूंढी क्लास सुबह से। बेटा मेरा तो उसी में टाइम खराब हो रहा है, तब से यही चल रहा है क्या करें क्या नहीं करें। जी न्यूज वाले पीछे पड़ गए, ये क्या चल रहा है भाई। ठीक है ना, ये सही रहेगा, परफेक्ट है। ठीक है ना। चलो, आरएनए अपना, डीएनए उनका। चलो बहुत ही अच्छा। चलो तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो इसी नोट के साथ में, लाइटर नोट के साथ में, तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी फॉर एसएससी एग्जाम्स। लेकिन हम बोलते आए हैं कि ये एक वैसा क्लास होने वाला है जिसमें कि आप रादर देन ये सीखने के कि क्या तथ्य याद करने हैं, ये कोई ल्यूसेंट से होने वाली पढ़ाई नहीं है। आज की क्लास में हम लोग आपको बेसिकली ये समझाने का प्रयास करेंगे कि राज व्यवस्था को पढ़ा क्यों जाता है, भारत की संविधान आफ्टर ऑल चीज क्या है, कहां से मैं इसे शुरू करता हूँ। वो डे वन की एक कहानी है जिसे मैं यहाँ पर आज के दिन आप सबसे साझा करता हूँ। वो एक कहानी है जो मल्टीपल टाइम सभी बैचेस में सुना चुका हूं, लेकिन फिर से क्योंकि हर दिन कुछ नए बच्चे हमारे साथ होते हैं और पॉलिटी का पहला दिन है और पहले दिन ये कहानी हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं और मुझे ये दिल से पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। कौन सी कहानी है? तो मैं आप में से जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं पहले उन्हें अपना कंटेंट दिखा दूं कि कैसा उन्हें कंटेंट मिलने वाला है। हम लोग चर्चा करेंगे शुरुआती दिन में, और शुरुआती दिन के अंदर हम भीमराव अंबेडकर जी को ये सारी चीजें समर्पित करते हुए प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना के अंदर हम बताएंगे कि प्रस्तावना कैसे आई, प्रस्तावना के अंदर किन चीजों की बात की गई, प्रस्तावना के मुख्य घटक कौन से हैं, प्रस्तावना वास्तविकता में कैसी थी, यानी प्रियम्बल वास्तविकता में कैसी थी, और बाद में उसके उसके अंदर जो शब्द हैं उनके मायने क्या हैं, मायने के साथ साथ उसमें जब संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद क्या हुआ, और
हमने प्रस्तावना को कहां से लिया, कौन से देश से लिया, इसके अंदर कौन से शब्दों के साथ साथ केस कौन कौन से चले, यानी प्रियम्बल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है अब तक क्या स्टैंड रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसे संविधान का हिस्सा माना, नहीं माना। इसके बाद में फिर इस प्रस्तावना को कहां से लिया गया, हमारी संसद के अंदर कौन कौन से, तो हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ने का है आज के सेशन के अंदर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। तो जब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आप सभी लोग इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये है वो स्टार्टिंग वाली प्रस्तावना। तो मैं सारी बातें आप लोगों को आज के सेशन में सिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर ये चीज ना सिखाते हुए पहले और भी बुनियादी बातें मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद सेशन को हम चर्चा में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, सुनिए साथियों, बचपन में यदि आपको मालूम हो तो हम लोग ना, और आजकल भी आप में से बहुत सारे लोग, कोरोना गाइडलाइंस के आने के बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर में गली क्रिकेट खेल रहे होंगे, घर के अंदर क्रिकेट खेल रहे होंगे आजकल के दिनों में, अगर देखें कोरोना के काल में, है कि नहीं। हाँ, आप में से कई लोग तो होंगे ही ऐसे जो इस तरह का कारनामा कर रहे होंगे। हालांकि भारत सरकार ने तो ये तक गाइडलाइन दे दी है कि घर में भी मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी साहब बच्चे हैं, बोरियत होती है घर के अंदर, तो लोगों ने मास्क लगा के ही सही लेकिन क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। बचपन के दिनों में वापस पहुंच गए हैं। मैं एक छोटा सा प्रीमाइसिस लिया हूं, उस प्रीमाइसिस के अंदर ऐसा ही एक इंडोर टाइप का गेम खेलने के लिए जगह बना रहा हूं ताकि वहां पर बच्चे जो हैं वो खेल खेल सकें। तो उस जगह पर हम में से एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम क्रिकेट को देखते बहुत बड़ी स्क्रीन पर हैं, बहुत बड़े ग्राउंड में देखते हैं और क्रिकेट का स्टेडियम भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वास्तविकता में जो खेलने का मजा आता है वो बड़े ग्राउंड में नहीं है। मजा तब आता है जब हमारे सारे भाई बहन इकट्ठे हो रखे हों और फिर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हों बहुत ही छोटी सी जगह में। मतलब यूं समझ लो जी, वो पार्किंग जितनी जो जगह होती है ना जिसमें गाड़ियां खड़ी होती हैं। इवन मजेदार बात तो ये है कि कई बार हम कमरे में क्रिकेट खेल लेते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो है बचपन में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ जाए और सभी लोग केवल पढ़ने पर वर्तमान में फोकस खेलें करें, बाद में जितनी भी चीजें हैं, और अगर नहीं तो कम से कम अभी अजम्पशन ले लें कि ऐसा होता होगा। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर रहे हैं कि नहीं सर मेरा तो घर में ही स्टेडियम है तो बात अलग है, लेकिन एक साधारण वर्ग के व्यक्ति की जो एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और एक ऐसा टीचर जो एसएससी के लिए पढ़ा रहा हो, उसकी कहानियां भी आम होंगी। उन कहानियों में, आम कहानियों में एक छोटी सी कहानी बनती है कि जब हम क्रिकेट खेलना शुरू किए तो वो कैसी वाली क्रिकेट होती थी कि यार बॉल पर अगर बैट लगा, मतलब सबसे आसान नियम, बॉल पर बैट लगा और वन टिप हो गया तो कैच है, और वन टिप कैच अगर ले लिया तो सामने वाला आउट है। पहला नियम हमारे ये होता था सबके घरों में, मतलब एक यूनिवर्सल नियम है, आने वाले टाइम में इसको हो सकता है आईसीसी भी मान्यता दे दे अगर क्रिकेटर्स मोटे वोटे हो जाए तो, ठीक है। पहला नियम ये होता था। दूसरा नियम होता था कि साहब अगर दीवार के बाहर डायरेक्ट बॉल चली गई, जो सामने वाली दीवार है, जो मुश्किल से जहां से बॉलिंग शुरू हो रही है उसके मुश्किल से 4 कदम पीछे ही है, अगर वहां से बाहर चली गई तो सामने वाला जो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो आउट है, उसमें एक्सक्यूज नहीं है। तीसरा, बॉलर कितना भी वाहियात क्यों ना हो लेकिन बैट्समैन की जो पारी है वो मुश्किल से 2 ओवर की होगी। 2 ओवर में उसको शतक लगाना है, शतक लगाए, उसे आउट होना है, आउट हो जाए, जो करना है, उसकी अधिकतम जो है वो बाली पारी कितनी देर की होगी, 2 ओवर की होगी है, मतलब कि भाई 2 ओवर तक ही खेलेगा। हाँ, तीसरी बात, यहाँ पर बात बॉल को तेज फेंके, हाथ घुमा के बॉलिंग नहीं करनी है, अलाउ नहीं है, आपको भुजाओं से नीचे बॉल फेंकनी है जिसे अंडर आर्म बॉलिंग कहा जाएगा, ठीक है। आपको 2 ओवर में 100 बनाने, 500 बनाने, कुछ भी बनाओ। आप में से कई खिलाड़ी तो ऐसे भी होते हैं जो चौके छक्के की जगह अट्ठे भी रखते हैं कि भाई साहब अगर सामने वाली दीवार पर डायरेक्ट लगी तो 8 रन काउंट किया जाएगा। क्रिकेट में राउंडल मिक्स कर दिया जाता है, यानी मजेदार नियम होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हम क्रिकेट कम नियम ज्यादा सीख रहे होते हैं और उन नियम के लिए एक बड़े भाई साहब को बीच में बिठा देते हैं कि ये भाई साहब जो हैं इन नियमों की गवाही होंगे, गवाही होंगे, उन्हें हम एम्पायर कहते हैं। एम्पायर की इज्जत उस मैच में ऐसे होती है जैसे जिसे जो आता है वो दबा के चला जाता है। मतलब उस व्यक्ति को, आप में से जो भी पार्टी हारी हावी होगी, उस एम्पायर से अपने नियम बदलवा लेगी। एम्पायर एकदम पलटू आदमी होता है और वो खेल का सबसे लीचड़ आदमी होता है जिसको यूं पता होता है कि खेल मुझको खेलना नहीं है, केवल खेल बिगाड़ना है ना। और वो खेल बिगाड़ने के नाम पर उस टीम की सहायता करता है जिस टीम से वो वाकई में बिलोंग करता है, ठीक है। और मैं अक्सर एम्पायर का ही काम आज तक करते आया हूं क्योंकि मुझे खेलना आता भी नहीं है, ना ही खेलने में मेरा कोई रुचि है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में एम्पायर का काम हमेशा संदेहास्पद रहता है। अब ये सारी की सारी बातें एम्पायर से डिसाइड होती हैं। एम्पायर के सामने लाखों झगड़े होते हैं। क्रिकेट से ज्यादा मजा उस समय चीखने चिल्लाने में आता है, हारने में आता है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि हमारा संविधान भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है, अब मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। जैसे हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया और क्रिकेट खेलना शुरू किया तो भाई साहब, अब कुछ विद्यार्थी लैग होने की बोल रहे हैं, एक बार के लिए कुछ बफर बफर बोल रहे हैं। एक बार मैं पोल करा के पूछ लेता हूं, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार के लिए थम्स अप करके बता दें। दोस्तों, आज का सेशन केवल बातचीत पर चलने वाला आधारित है। मतलब इस सेशन के अंदर कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल भूमिका बनाई जाएगी। ये हमारा हमेशा का नियम रहा है कि हमने जब भी पहला सेशन पढ़ाया है वो भूमिका पर चलता है, यानी कि केवल उसमें फाउंडेशन बनाई जाती है ना। बीच बीच में बफर हो रहा है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, होल्ड करिए।
सब्जेक्ट का पहला दिन भूमिका बनाने का दिन होता है, क्योंकि उससे क्लास में रुचि बढ़ना शुरू होती है। उसके बाद से समझ में आता है कि हाँ भाई क्या क्या होगा, है ना, ये सब बातें उसके बाद से क्लियर होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, नोट्स की अगर हम बात करें तो ये नोट्स जो है ये कैसे डाउनलोड करना है वो सीख लीजिए। 3 बिंदियां हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड नाउ के ऑप्शन से आप इस चीज को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये पूरा की पूरा कंटेंट 3 डॉट थ्योरी, बगल में 3 डॉट है, वहां पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएंगे और आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ भाई, इंडियन ज्योग्राफी का कंपाइल्ड करके पीडीएफ मैंने इंडियन ज्योग्राफी वाले बैच में आज से कम 10 दिन पहले डाल दिया है, कृपया करके आप वहां से नोट कर लीजिएगा। मिल गया था सभी को? ठीक है ना, पूरा कंपाइलेशन डाल दिया था मैंने। हाँ जी, चलिए तो आगे की बात करते हैं। तो अब क्या होता है साथियों, तो ये जो पूरी कहानी चल रही है, इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार कौन है? इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार हमें लगता है कि क्रिकेट मैच है, हमें लगता है कई बार कि यहां पर जिसके पास बैट है वो है, हमें लगता है एम्पायर है, जबकि वास्तविकता में इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार वो नियम है जिसके आधार पर ये मैच खेला जा रहा है। अगर कोई भी इस मैच के नियमों को बदल दे तो ये पूरा खेल बदल जाएगा। आपको बस यही बात पकड़नी है और समझनी है, और अगर समझ में आ रही हो तो थम्स अप करनी है। क्या कहा मैंने जो आपको गली क्रिकेट की अभी बात कही, वो क्रिकेट की बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी की कहानी ना तो बैट्समैन के हाथ में है, ना बॉलर्स के हाथ में है, ना एम्पायर्स के हाथ में है। ये पूरी कहानी हाथ में है उस रूल के जिसके आधार पर सब लोग खेल रहे हैं। मैं अगर रूल बदल दूं तो हो सकता है कि बैट्समैन को एक ही ओवर मिले, मैं रूल बदल दूं तो हो सकता है कि बॉलर की मैं हर दूसरी बॉल को 9 बॉल कर दूं, मैं रूल बदल दूं तो हो सकता है कि एम्पायर का मैं पद ही समाप्त कर दूं, मैं रूल बदल दूं तो हो सकता है कि 1 टिप की जगह मैं 2 टिप पे आउट कर दूं, हो सकता है कि मैं डायरेक्ट कैच पे भी आउट ना करूं। सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस पर है मेरे प्यारे साथियों? रूल पर है। इसका मतलब यह हुआ कि गेम बड़ा नहीं है, नियम बड़ा है। और इस पूरी कहानी को दिमाग में बिठाइए और भारत के अंदर सीधे लैंड हो जाइए। स्वागत है आपकी इंडियन पॉलिटी के अंदर। इंडियन पॉलिटी के अंदर कभी न्यायपालिका ये समझे कि हम बड़े, गलत है। अगर प्रधानमंत्री ये समझे कि हम बड़े, गलत है। चीफ सेक्रेटरी ये समझे कि हम बड़े, गलत है। राष्ट्रपति ये सोचे कि मैं बड़ा, गलत है। हमारे यहां पर केवल एक ही बड़ा है और वो है रूल बुक। और वो रूल बुक जो है मेरे प्यारे साथियों, उसी का नाम है भारत का संविधान। क्या आप सभी साथियों को मेरी बात समझ में आई? भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर हर एक प्रकार का वो नियम लिखा हुआ है जिसके आधार पर इस देश को अनइंटरप्टेड तरीके से चलाया जा सकता है। इस देश में जहां पर भी जैसे भी जो भी विवाद संभव थे, उन सारी बातों को यहां लिखा गया है। सोच के देखिए कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हर चीज का नियम होता है कि बॉल पीछे चली गई तो कितने नंबर आ जाएगा, बॉल लेग साइड चली गई तो कितने नंबर, बैक मतलब ऑफ साइड चली गई तो कितने नंबर, ओवर आर्म अंडर आर्म का क्या सीन होने वाला है, हर एक बिंदु पर हमारे यहां रूल होता है। वैसे ही भारतीय संविधान में मेरे प्यारे साथियों, आपके यहां देश कैसे चलेगा इसका एक बिंदु मेंशन है। आपका देश किस प्रकार चलेगा इसका पूरा कार्यक्रम मेंशन है। अब भाई कुछ लोग बार बार बफर कह रहे हैं, यहां पर भाई हमारे यहां बफर हो नहीं रहा है, करें क्या यार? फिर एक बार देखो भाई, मैं केवल अपनी तरफ से एक और पोल करा लेता हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता हूं। क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार और बता दो और खुश हो जाओ, क्योंकि कर मैं कुछ भी नहीं सकता। भाई देखो, मैं सबको सही सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं। जो लोग अब है ना इस नाम पर, अपने बफर के नाम पर मेरा रिदम बिगाड़ रहे हैं ना, उनको पाप लगेगा, उनको ना इंडियन पॉलिटिक्स समझ नहीं आएगी, ऐसा पाप लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। तो अब सबसे बड़ी बात ये भी एक नियम होता था बचपन में, याद है? पाप लगेगा। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तेरे को पाप लगेगा, तूने झूठ बोला तेरे को पाप लगेगा, तूने बैटिंग नहीं दी तेरे को पाप लगेगा, है ना? एक बचपन में एक जबरदस्त चीज होती है, तेरे को पाप लगेगा। वो पाप समझ में आज तक किसी को नहीं आया। माँ कसम, विद्या माता की कसम, ये बहुत प्रमुख कस्में हुआ करती थी। काश वो बचपन के दिन हमारे वापस आए। ठीक है, अच्छा। तो फिर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो मुद्दा कितना सा सिंपल है। हमारी इस रूल बुक में पता है क्या कुछ था? हमारी इस रूल बुक में वो सारी बातें लिखी हैं कि भारत एक देश बनेगा, इस देश के अंदर कोई व्यक्ति रहेगा तो उस व्यक्ति को रहने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए होंगी, उस व्यक्ति की नागरिकताएं क्या होंगी, भारत खुद क्या होगा, भारत का मूल अधिकार क्या होगा, भारत के यहां रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य क्या होंगे। एक एक करके सारी बातों की मैं आपके साथ सिलसिलेवार चर्चा करना प्रारंभ करता हूं और हमेशा की तरह एक चीज दिखाता हूं। रुकिए, यदि ये हमारी क्लास में ना आए तो हमारी क्लास को पाप लगता है, और ये आ ही चुकी है। और वो क्या है? ये हमारी वो किताब है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज पीएम बख्शी। एक किताब है साथियों जो कि भारतीय संविधान की किताब है। अक्सर मैं विद्यार्थियों को ये दिखाता हूं, क्योंकि ये अक्सर कई विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता कि क्या वाकई में
हाँ, क्या वाकई में ऐसी कोई किताब होती है कि जहां हमारा संविधान लिखा हुआ है? ठीक है ना? तो ये सब बातें वास्तविकता में हैं और लिखी हुई हैं। बख्शी चाचा अब तो हमारी क्लास में बहुत पुराने और नॉन हो गए हैं ये। मतलब हमारी जो पुरानी क्लासेस रही हैं, उन सब के अंदर बच्चों को ये सारी बातें पता है कि क्या चीजें हैं। आपको ये किताब पढ़नी नहीं है। इस किताब का केवल उद्देश्य इतना बताना है कि हाँ, एक ऐसी पुस्तक होती है। मैंने यूपीएससी वाले विद्यार्थियों को ये किताब पढ़ाई है। उस पुस्तक के अंदर से आर्टिकल्स पढ़ाए हैं। इस पुस्तक का मैंने रेफरेंस ही पढ़ाया है। सारे केसेस के ऊपर अध्ययन हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए ये किताब है, बस इतना पता हो तो काफी है। ठीक है? अच्छा, तो अब मुद्दा क्या है साथियों? अब हम उसकी बात करते हैं। साथियों, जैसे कोई भी नोवेल लिखा जाए, कोई भी किताब लिखी जाए, तो आपने कोई भी किताब उठा के अगर देखी हो बाई चांस गलती से, हालांकि आप जैसी उम्र में बहुत कम लोगों को आदत होती है नोवेल पढ़ने की, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि किसी गर्लफ्रेंड ने आपको किसी प्रकार का सरप्राइज दे दिया कि आपने वो नोवेल पढ़ा, तो आप उस समय तो कह के हाँ आ जाते हैं कि हाँ पढ़ा, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि यार आज तक नोवेल देखा ही नहीं। तब उसके सामने भला बनने के लिए फिर नोवेल परचेज भी कर लाते हैं। और इंडियंस का जो सस्ता जो राइटर है अंग्रेजी में, वो है चेतन भगत, और उसको हम पढ़ डालते हैं। फिर लगता है कि अब तो भैया हमने सारा ही नोवेल पढ़ डाला है, और पढ़ करके बकायदा बताते हैं कि हम बढ़िया से पढ़ लिए हैं। चलिए, आपने चेतन भगत भी अगर पढ़ा है, तो उस चेतन भगत की पुस्तक को भी अगर देखा हो, तो हर नोवेल के अंदर, हर एक साहित्यकार की कहानी के अंदर सबसे आगे जो पे चैप्टर होता है उसको प्रीफेस कहते हैं। प्रीफेस का मतलब होता है वहां पर वो ये बताता है कि मैं इस किताब में क्या देने वाला हूं, मतलब इस किताब के अंदर कौन सी बातें आपको मिलने वाली हैं, है ना? उसके अंदर वो ये बताने की कोशिश करता है कि हाँ भाई, हम यहाँ पर क्या चीज देने वाले हैं। वो होता है प्रीफेस। प्रीफेस के बाद में वो आपको बताता है भूमिका। बताना शुरू करता है कि देखिए, पहला चैप्टर, उस चैप्टर में वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है। अगर आपने फिल्में देखी हो, तो फिल्मों में सबसे पहले एक नोटिस लिखा आता है, और वो ये है, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध पाया गया तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ऐसा हमारी हिंदी फिल्मों में लिखा आता है। हमारी नॉवेल्स के ऊपर लिखा आता है प्रीफेस, जिसमें लिखा होता है कि यह पुस्तक मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे अपने माता पिता, धर्मपत्नी और एक अज्ञात नाम को समर्पित करता हूं, जिस अज्ञात नाम के बारे में उसकी पत्नी को भी नहीं पता होता है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ प्रीफेस लिखा आता है। उसमें यह लिखा आता है कि इस पुस्तक को मैंने बहुत ही दिल से संजो के लिखा है। मेरा उद्देश्य है कि ये आप सब तक अच्छे से पहुंचे और अपनी बातों को कहने में सक्षम हो। इस प्रकार से वो प्रस्तावना लिख करके भेज देता है। ऐसे ही फिर चैप्टर 1 आता है फिल्मों के अंदर। जैसे शुरुआती 15 मिनट, जब 15 मिनट में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे पता चला कि गुड्डू भैया आ रहे हैं, कालीन भैया आ रहे हैं, मुन्ना त्रिपाठी आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फिल्मों में आपकी शुरुआत में किरदार इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उनके छोटे छोटे रोल दे करके। कोई बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि ये है कालीन भैया, जिनको कालीन का केवल नाम यूज करना है, बाकी ये सफाई का काम करते हैं। दूसरी तरफ है गुड्डू भैया, इनको केवल डोले फुलाने, अंडे खाने हैं, कभी कभी दूध भी पीने का शौक रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो शुरुआती प्रीफेस में बता रहा होता है, यानी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता रहा होता है। हमारे यहाँ पर ये जो किताब है, इसमें भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वो क्या है, यहां पर सबसे पहला चैप्टर प्रीफेस ही है। और उस प्रीफेस के अंदर वो आपको जो बात बताता है, वो प्रीफेस के अंदर, मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, इसका प्रीफेस बताने वाला हूं। इसके प्रीफेस के अंदर पहला पॉइंट प्रियम्बल है। क्या है प्रियम्बल? प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि इसकी पहली लाइन में ही ये बात लिखा होता है कि यहां पर प्रस्तावना है ना, कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे किरदार क्या क्या होने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं साथियों, इधर की तरफ। ये शुरुआती लाइन में दिखता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। और अंत में लिखता है, जो आपको सबसे जरूरी बात देखनी चाहिए, केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, बस पढ़ लो। In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। सबसे ऊपर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम अपने आप को एक बुक समर्पित कर रहे हैं। वो बुक हम अपने आप को 26 नवंबर 1949 को समर्पित कर रहे हैं, जिसे हम अपनाएंगे भी, लागू भी करेंगे और अपने आप को देंगे भी। ये बात इन्होंने संविधान में लिख दी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पुस्तक है, हम में से, मैंने अपने दादा दादी से पूछा कि आपने इस किताब में कौन सी लाइन लिखी, तो उनने मुझसे ये कहा कि बेटा ये किताब है कौन सी, हमें ये बताओ। उनको किताब ही नहीं पता है। हमने कहा क्या आप 1947 में नहीं थे? उन्होंने कहा काहे नहीं थे भैया, हम थे उस समय पर, देश आजाद हुआ था, हमने भी लाडू बांटे थे। लेकिन मैंने कहा आपने किताब में कोई कंट्रीब्यूशन दिया? बोले नहीं। लेकिन इस किताब की फ्रंट लाइन में लिखा हुआ है कि आपने लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को इस किताब को समर्पित करते हैं। ये देखिए ऊपर ही ऊपर वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम अडॉप्ट करते हैं, गिव अवर सेल्फ दिस बुक। मैंने कहा भाई आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, एक तो हमको किताब दे दिए, खामखा हमारा सिलेबस बढ़ा दिए हैं, तो भाई ये तो आप गलत कर दिए, ये क्या है? बोले बेटा हम तो नहीं थे। हमने कहा फिर ताऊ जी से पूछते हैं, बड़े बाबा से पूछते हैं, वो प्रधान है, उनसे पूछें।
वो गए थे क्या कहीं? हम प्रधान जी के पास गए, हम प्रधान जी आपने किया था क्या ये कारनामा? ये क्या लिखवा दिया इसमें, इतनी भारी भरकम अंग्रेजी हमें समझ नहीं आ रही है। बोले बेटा हम भी नहीं थे वहां तो। हमने कहा लो, फिर बड़े वालों से पूछो वो गए थे क्या? भाई साहब पूरा पूरा शहर पूछवा लिए तो पता चला कि कोई गया ही नहीं इस किताब को लिखवाने। तो भाई ये कौन लिख दिया? बोले भाई फिर धीरे धीरे पता निकल के आया यार अपने राजस्थान से 3-4 लोग गए थे। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। फिर अरे बोले यार कुल मिलाकर के 250 के आसपास लोग थे जिनने ये किताब लिखी। बोले मतलब? बोले यार वो जो संविधान सभा नहीं थी। बोले अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बोले हाँ 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 वाली। अरे हाँ वही वही बिल्कुल वही। बोले उसमें बैठे थे कुछ 246 के आसपास लोग काम करने के लिए। अच्छा बोले वो अब वो बैठ करके इस पुस्तक को लिख दिए। गजब करते हैं, मतलब किताब लिख दिए वो और पूरा बजट खा गए इंडिया का, लिख दिए कि हम भारतवासी। ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। हमारे साथ लिख करके लिखा इतने से लोगों ने और चर्चा हमारे नाम की कर दी। ये क्या है? मतलब भाई 250-300 लोग बाग नंबर के ऊपर मत चलिए, वो बता देंगे जब आएगा, फैक्ट फैक्ट सब पढ़ा देंगे। 299। हमने कहा भाई उन लोगों के ऊपर चलिए, तो बोले वो किताब लिख दी और हमारे ऊपर नाम लिख दिया कि हमने लिखी है किताब। अरे तो बोले यार चर्चा क्या थी कि हम सबसे पूछा गया था इनको भेज दे क्या, हमें क्या पता था कि ये ऐसी किताब लिखने जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो वोटिंग वोटिंग नहीं हुई थी उन लोगों की? बोले नहीं यार इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था उनका। बोले अच्छा मतलब उनको सीधा भेज दिया गया था संसद? बोले हाँ। बोले उनको डायरेक्ट भेज दिया गया था, उनकी कोई वोटिंग वोटिंग नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली नियुक्त किया गया था उनको, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। हमने कहा आपने फिर जाने क्यों दिया उनको? यार उस समय के वही लोग बुद्धिजीवी हुआ करते थे हैं, उस समय वही सारी बातें निर्धारित किया करते थे, हम भेज दिए उनको। नेतागिरी में सबसे पहली बात हम उनकी सुना करते थे। उनने कहा कि देश में बंद लगाओ, हम बंद लगाते थे। उनने कहा देश के अंदर करो या मरो का क्विट इंडिया मूवमेंट लाना है, हम जेल भर दिया करते थे। हमने कहा अच्छा ये सिस्टम सही है, मतलब आप लोग उनके कहे में चलते थे। बोले अच्छा तो हमसे कहे हमारे दादाजी कि बेटा तुम मोदी जी की कही बात सीधा सुनते हो क्या? हमने कहा बिल्कुल सुनते हैं। मोदी जी से क्या तुम्हारी डायरेक्ट कॉल है क्या? हमने कहा बिल्कुल। मोदी जी हमारे सामने हमारी टीवी में आके बोलते हैं कि प्यारे देशवासियों आज रात से 500 के और 1000 के नोट बंद है। हम सीधा मान लेते हैं, हम जाके लाइन में लग जाते हैं। बोले तुम्हारी सीधी बात है। बिल्कुल। हमने कहा मोदी जी हमसे सीधी मन की बात करते हैं। बोले अच्छा तो तुम्हारी भी सुनते हैं क्या? हम ओहो हम तो कहना भूल ही गए, हम नहीं सुना पाते लेकिन वो सुना देते हैं हमें। बोले अच्छा अच्छा। तो बोले बेटा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो लोग सुनाते थे, हम सोचते थे कि हमारा नेता है हमारी बात कर रहा है, उसने हमारे नाम पर बना दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वी है ना ये संविधान सभा है, लेकिन ये संविधान सभा हमारे नाम पर बिल फाड़ गई। लेकिन इंटेलिजेंट थी, ऐसा बिल फाड़ा इन 200-300 लोगों ने मिलकर के कि पूरे भारत के लिए नियम लिख दिए। भारत में कोई उठेगा कहां, बैठेगा कहां, बोलेगा क्या, खाएगा क्या, रहेगा कहां, नौकरियां कैसे करेगा, नौकर कैसे बनेगा, न्यायपालिका कैसे चलाएगा, पंचायती राज कैसे चलाएगा, ओबीसी का उत्थान कैसे करेगा, बैकवर्ड का उत्थान कैसे करेगा, आरक्षण कैसे आएगा, सब बातें लिख गए। तो ये बहुत सही है। गजब लोग थे, बिल्कुल गजब लोग थे। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते इसके ऊपर। क्यों नहीं कह सकते? बोले ये तो वही वाली बात होगी, रूल जब तुमने बनाए तो रूल को तुम कैसे कह सकते हो कि हमने गलत बनाए? अच्छा तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताओ अंग्रेज बढ़िया थे कि हमारे वाले लोग बढ़िया थे? अंग्रेज भी तो शासन करते थे, वहीं दिल्ली बैठते थे, ये लोग भी शासन कर रहे हैं, दिल्ली बैठते हैं, बढ़िया कौन है? मगर सवाल बढ़िया है, आंसर नहीं है इसका। सवाल बढ़िया यूं है कि आपको अभी ये फीलिंग दिलाई है उन 300 लोगों ने कि बेटा तुम्हारे बिहाफ पर हम निर्णय ले रहे हैं। अंग्रेज यहीं चूक गए थे, वो आपको फीलिंग नहीं दिला पाए, बल्कि थे बड़ी संख्या में, वो आपको ये फीलिंग नहीं दिला पाए कि हम आपके बिहाफ पर निर्णय ले रहे हैं। निर्णय तो वो भी लेते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरी पुस्तक के अंदर 2/3 हिस्सा तो एज इट इज 1935 के एक्ट से लिया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक में दुनिया भर के सारे संविधान पढ़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के ही संविधान का है जो ऑलरेडी यहां वर्किंग था। हमने तो केवल अंग्रेजों को हटा करके अपनों को बिठाया है, अपनों ने हमें विश्वास दिलाया है कि ये आप कर रहे हैं, हम नहीं। मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के निकल लूंगा, मेरा क्या है। बस उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है। फीलिंग हमें आ रही है कि हमने बिठाया है, तो पता हमें भी नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। ना तब पता था ना आज पता है, हम आम आदमी हैं। तो मुद्दा समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमारा देश आजाद हुआ इस लाइन के लिए जिसमें हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वो लाइन थी जिसके लिए हम आजादी का जश्न मनाते हैं। हम कहते हैं कि हम आजाद हुए क्योंकि हमने अपने लिए कुछ लिखा। वास्तविकता में उन 300 लोगों ने लिखा जिसको डायरेक्ट रूप से चुना भी नहीं गया था, जिसे इनडायरेक्टली यहां से नॉमिनेट करके भेजा गया था। उन्होंने हम भारत वालों के लिए एक रूल बुक लिख दी। उस रूल बुक में यह लिख दिया कि आप भारत वाले, भारत किसको कहेंगे? ओहो, आप भारत किसको कहेंगे ये भी लिख दिया। जी हां, हम भारत किसको कहेंगे इस रूल बुक में ये तक लिख दिया। रूल बुक के अंदर आर्टिकल नंबर 1 में ये तक लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पर ये लिख दिया मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट।
यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। यानी ये तक इसमें मेंशन कर दिया कि हम इंडिया कहेंगे किसको। इसमें यह तक मेंशन कर दिया कि इंडिया के क्षेत्र अधिकार कहां तक होंगे, यहां तक लिख दिया, द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी ऑफ स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये सब बातें इन्होंने लिख करके दे दी, किताब के अंदर किरदार बता दिए, हमारे देश के किरदार बता दिए कि आपका देश राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनेगा, ऐसा हमारे संविधान के भाग 1 में लिख करके दे दिया। हमारे संविधान के भाग 1 के अंदर लिख करके ये दे दिया कि हमारा से देश जो है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, प्रियम्बल के जस्ट बाद अगला चैप्टर इस नाम से दे दिया कि हमारा राज्य, हमारा देश किस किस से मिलकर बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए, आपको ये बात समझ में आ रही है? संविधान है। इस संविधान में रहने के बाद में जब हमारे देश की सीमाएं बता दी गई कि यहां तक देश है, इसके बाद देश नहीं है, फिर हमें यह बताया गया कि इस देश का नागरिक कौन है। फिर हमें यह बताया गया कि इस देश का नागरिक कौन है, इस देश में रहने वाला कौन होगा। यह हमें पार्ट 2 में बताया गया। पहले पार्ट में किरदारों का यानी घर का पता बताया गया, फिर यहां के किरदारों का पता बताया गया, यानी नागरिकता बांटी गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमें बताया गया कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, और ये हमें आज तक बताया जा रहा है। हमें आज तक हमारी सिटीजनशिप के अंदर संशोधन करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से अभी तक बताया जा रहा है कि देश का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। आज तक बताया जा रहा है। हाँ, जो सुबह की स्पेशल क्लासेस पढ़ रहे हैं उन्हें सब बात पता है। फिर हमें यह बताया गया कि आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको इस देश में रहने के कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। आपको भारत नामक देश के अंदर रहने का अधिकार दिया गया है। आपको क्या कुछ मिलेगा जिसके लिए आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले आए। आपको क्या कुछ मिलेगा जिसके लिए आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले आए। आपको ये सारी बातें आपके अधिकारों के रूप में तीसरे चैप्टर में, दैट इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में दे दी गई। फंडामेंटल राइट में आपको यह बताया गया कि यदि आप भारत आते हैं तो आपको मिलेगा समानता, यानी आपको कोई यहां पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं करेगा। आपको यहां मिलेगी स्वतंत्रता, आपके मन में जो आएगा बोल पाएंगे। अच्छा, तीसरी, यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता, पानी पीना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए आपको ताकत मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपका अत्याचार ना हो इसके लिए यहां पर आपको कुछ ताकतें दी जाएंगी। आप अपना धर्म अपना पाएं, आप अपनी संस्कृति, अपना जो मतलब शिक्षा है उसको बचाने के लिए प्रयास कर पाएं, ये सब आपको यहां पर दिया जाएगा। ये हमको गारंटी दी गई। हमसे कहा गया लोड मत लो, इसमें तो पूरा जीवन बीत जाएगा। आपको इतने मूल अधिकार दे दिए जाएंगे कि यदि, और इतनी गारंटी दे दी जाएगी कि यदि ये अप्लाई नहीं हुए तो आप सीधा हम पर केस कर सकते हो। हम आपके कारण हो है, अगर आपको हमने जो वादा किया और अगर हम ये नहीं दे पाए तो आप हमें सरकार से उखाड़ के फेंक सकते हो, सरकार को जेल भेज सकते हो, और बताओ क्या चाहते हो। हम पर मतलब स्टेट पर, स्टेट मतलब आर्टिकल नंबर 12 पर, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 जिसमें 12 नंबर परिभाषा देता है स्टेट की। स्टेट ने यह वादा किया रहने वाले रहनुमाओं को कि बेटा तुम यहां रहो, और रहने के नाम पर तुम्हें जो गारंटी दी जा रही है वो ये है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा तो तुम हमारे ऊपर केस कर सकते हो। सरकार भी जेल गई है क्या कभी? विकास ने पूछा। बिल्कुल बेटा, लालू जी अभी तक जेल में ही है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है। सरकार जेल जाती है भाई, बिल्कुल जाती है। दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी जो है वो अभी भी जेल में ही है, ऐसा नहीं है। अब मतलब ये वाली जो चीज है ना कि मतलब जेल कौन गया कौन नहीं गया, जेल तो लोग जाते हैं भाई। मतलब पहले हुआ करता था फिल्मों में डायलॉग कि नेता कभी जेल नहीं जाते, है ना। हाँ, लालू शायद हाँ अभी रिसेंटली छूट गए हैं ना, या छूटने वाले हैं, कुछ ऐसा था उनका। लेकिन हाँ वो 6 साल की सजा को पूरा करके आए हैं, कुछ ऐसा है ना। तो मतलब हम इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल एक पूछा उसके ऊपर मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। फिर हमसे यह भी वादा किया गया, कुछ ने कहा कि सर जो अधिकार दिए वो थोड़े कम है। इन अधिकारों में खाने का अधिकार नहीं है, इन अधिकारों में पढ़ने का अधिकार नहीं है, इन अधिकारों में आपने जो अधिकार दिए इसके अंदर रोजगार का अधिकार नहीं है, मातृत्व अवकाश नहीं है, पशुपालन का अधिकार नहीं है, पर्यावरण का अधिकार नहीं है। तो बोले रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम थोड़े और अधिकार दे देते हैं।
उन्हें हम नीति निदेशक तत्व कह रहे हैं। हम राज्य को डायरेक्शन दे रहे हैं आर्टिकल नंबर 36 के तहत, जो राज्य है उसे हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि जब तुम्हारी स्थिति सुधरे तो भारतवासियों के लिए कुछ करना। कौन सा करना बोले तो क्या करना बोले तो बोले ऐसा करना जिससे ये भारतवासी तुम्हारे ऊपर विश्वास कर पाए, इन नागरिकों को लगे कि देश हमारे लिए कुछ कर रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। बोले अच्छा, तो एक प्रकार से भारत के अंदर दिए गए मूल अधिकार भी नागरिकों के अधिकार है और नीति निदेशक तत्व भी अधिकार है। बिल्कुल, बस नीति निदेशक तत्वों के साथ में दिक्कत यह है कि ये तब मतलब प्राप्त होने वाले अधिकार हैं जब सरकारों के पास धन होगा, सामर्थ्य होगा, शक्ति होगी उसे कर पाने की। बोले अच्छा, जैसे रिसेंटली हुआ भी, शिक्षा के अधिकार को बना करके मूल अधिकार बना दिया गया, डीपीएसपी से उठा करके उसको यहां ले आए, ये हुआ। अच्छा, फिर और क्या है? तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, बोले सर सब कुछ अगर हमें ही दिया गया तो हमसे क्या मांगा गया? जब नागरिकों को ही इतनी फैसिलिटी दे दी गई तो हमसे क्या मांगा गया? हमसे कुछ वचन मांगे गए, और वो वचन जो हमसे मांगे गए वो मूल कर्तव्य के नाम पर मांगे गए। शुरुआत में तो वो भी नहीं मांगे गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी को याद आया कि नहीं यार, सब कुछ दे ही दे रहे हैं, लेंगे कब? कुछ लिखित में भी तो लो। अलिखित में तो बहुत कुछ लिया है, लिखित में भी तो लो। तो लिखित में लिया गया, फिर हमसे हमारे मूल कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य लिए गए कि आप हमारा सम्मान करेंगे, हमारे पूर्वजों का सम्मान करेंगे, हमारी जो चीजें हैं उनका सम्मान करेंगे, वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखेंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर की गई, जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर मेरे प्यारे साथियों, जब ये सारी बातें हुई तो फिर हमको ये कहा गया कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे बहुत देर से पूछ रहे हैं सरकार क्या होती है, तो इसके बारे में भी फिर बताया गया कि सरकार क्या होती है। सरकार आपकी 3 लेवल पर कार्य करेगी, केंद्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर और पंचायती लेवल पर। और भाग 5 में आपको यही बताया गया कि क्या, कि केंद्र लेवल पर जो सरकार है, भाग 5 द यूनियन, क्या होगा। एकदम सिस्टमैटिकली चला आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? जब आपको केंद्र समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कहा गया कि जब आपको केंद्र समझ में आ जाएगा तो इसके बाद में आपको बताया जाएगा अगले हिस्से में राज्य क्या होगा, द स्टेट, पार्ट 6। यानी कि एकदम प्रॉपर तरीके से भारत के संविधान को मैनेज किया गया, एक पुस्तक को लिखा गया जिसमें एक एक चीज भारतवासियों को लिखी गई। क्या आप सभी को यह बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि आज के इस सेशन के परिणाम स्वरूप आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को इस पुस्तक के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा जाग चुकी होगी। और इसी के साथ में ही हम कल से इसी चीज का शुभारंभ करेंगे, यानी कि कल हम आपको ये बताना शुरू करेंगे कि भारत की पहले चैप्टर में यानी कि इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं वो इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास को क्लास के बगल में दिए गए 3 डॉट पर जाकर के क्लिक करें, डाउनलोड नाउ का बॉक्स आएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी मेरे एसएससी के, रेलवे के और ये किसी भी एग्जाम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स, रात्रि करंट अफेयर्स रात 8:30 बजे शुरू कर दिया गया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर करंट अफेयर्स बिल्कुल पूरी तरह से एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड शुरू कर दिया गया है। ममता, सुबह भी चल रही है लेकिन अब सुबह आरएनए आया करेगा। श्री राम, अरु की एक्सरसाइज वाली मशीन कितने की लाए यार? वो शायद 96 की है। वो वेट के हिसाब से आती है, तो मैं मेरे वजन के हिसाब से लाया था, अरु के लिए नहीं लाया। वो शुरू तो हो जाती है 60,000 के आसपास से, 50-60,000 से। उस पर तो चल रही है होड़ा होड़। आरएनए सुबह वाले बैच का नाम आरएनए वेद अंकित अवस्थी, क्योंकि आजकल मैसेंजर आरएनए बहुत ज्यादा चर्चा में है। हाँ, 8:30 बजे है ना। डीएनए का म्यूटेशन हो गया। अरुण, डीआरएनए यार, फिर वो कुछ होता नहीं है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो हमने फिर आरएनए कर दिया। करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो वाईफाई स्टडी जो हमारा मेन चैनल है उस पर। जी न्यूज को क्या दिक्कत हुआ? कंपटीशन। नेहा बेटा, बहुत सारी चीजें आपसे मैनेज करनी होंगी, अब देखो बेटा क्या करें, है ना। थोड़ा बचा के रख लिया करो।